अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एट 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आपके आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही खुशगवार हुआ होगा और दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी तलखियाँ हैं, जितनी परेशानियाँ हैं, वो सब दूर हो जाएं और अल्लाह पाक आप सब के लिए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इसी अच्छी बात के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं वुकला के हवाले से कि किस तरह से वो स्ट्राइक करते हैं और कोर्ट के हवाले से क्या जो मसाइल हैं स्पेशली फैसलाबाद में वो दरपेश हैं। और इसी मौजू पे बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं अज़ादार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच हमारे लिए और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। और साथ ही साथ हमें कोर्ट रिपोर्टर हैं हाशिर बुराइच, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले मैं अज़ादार आपसे जानना चाहती हूँ कि जो वुकला के मसाइल हैं उनके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, फैसलाबाद में हाई कोर्ट एक बेंच जो इशू चला रहा है और अरसा दराज से चला रहा है। फैसलाबाद के ना सिर्फ वुकला का ये मुतालबा है, फैसलाबाद के शहरियों का ये मुतालबा है और जितनी भी ताजर तंजीमें फैसलाबाद में काम कर रही हैं या इस समय दीगर जितनी भी सियासी समाजी तंजीमें, तमाम का यही मुतालबा है कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच का क़याम जो है वो अमल में होना चाहिए। और इस समय जो स्ट्राइक है वो अरसा दराज से फैसलाबाद में चलती आ रही है, जिसका खुमियाजा जो है वो साइलिन को भुगतना पड़ता है। और इस सिलसिले में क्योंकि आपको पता है कि फैसलाबाद के वाले से अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में रोज़ाना तकरीबन 10,000 से ज़ायद केसों की समाअत हो रही है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि 10,000 से ज़ायद अफराद जो है वो हसूल इंसाफ के लिए फैसलाबाद की अदालतों का रुख कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट बेंच का क़याम अमल में ना आने के सबब जब वुकला हड़ताल करते हैं तो जो केसेस होते हैं वो सारे के सारे मुलतवी हो जाते हैं, मनसूख हो जाते हैं, मौखर हो जाते हैं। तो साइलिन जो कि दूर दराज का सफ़र करके आते हैं तो उन्हें जो है वो वापस जाना पड़ता है। सबसे बड़ा फैसलाबाद में जो वुकला का मुतालबा है वो हाई कोर्ट बेंच का है। इसके अलावा वुकला के कुछ इश्यूज़ होते हैं कि किसी वकील के ऊपर कातलाना हमला हो गया, तो इस सिलसिले में वुकला की जानिब से जो हड़ताल की जाती है, हड़ताल का ऐलान किया जाता है कि जो या फिर वुकला के घरों में जब पुलिस की जानिब से रेड किए जाते हैं वो कोई भी वजूहात हो सकती हैं, तो उस सिलसिले में बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ एक जारी होती रही है पहले और उसकी मजम्मत की जाती थी और बाद वुकला जो थे वो स्ट्राइक करते थे। स्ट्राइक अब दो किस्म की भी बीच में होती रही है। एक स्ट्राइक ये होती है कि सारा दिन जो है वो अदालती बाइकाट किया जाएगा। एक स्ट्राइक ये होती है कि आधा दिन जो है वो स्ट्राइक की जाएगी और आधा दिन के बाद जो है वो केसेस की समाअत होगी। फैसलाबाद में तकरीबन 5,000 के करीब वुकला जो हैं वो इस वक्त रजिस्टर्ड हैं और इनमें अगर बात की जाए प्रैक्टिस के हवाले से कि प्रैक्टिस जो वुकला हैं वो कितने हैं, उनकी तादाद तकरीबन मैं कह सकता हूँ 2 से 2,500 के करीब वुकला ऐसे हैं जो प्रैक्टिसिंग है और वो रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद की अदालतों का जो है वो रुख करते हैं और वहाँ पे शहरियों को इंसाफ दिलाने के हवाले से जो है वो अदालतों से रजू करते हैं और उनके केसों की जो है वो पैरवी करते हैं। वुकला के कुछ ज़ाती मसाइल हैं और कभी कभार ऐसे होता है कि ज़िले इंतज़ामिया के साथ अगर वुकला के कुछ इशूज़ वगैरह सामने आ जाएं या वुकला को कुछ इशू दरपेश हों तो उस सिलसिले में भी हमने वुकला को जो है वो हड़ताल करते देखा है। अभी बात की जाए 2-3 साल पहले तो तकरीबन 2 माह तक फैसलाबाद की अदालतों को जो है वो ताला बंदी भी जो थी वो वुकला की जानिब से की गई और वुकला ने जो थे वो ताले ना खुलने दिए और फैसलाबाद में वुकला का यही मुतालबा था कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच का क़याम अमल में लाया जाए। और इस वाक़े के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो उस वक़्त थे मेरे ख्याल में गालिबन सरदार सैफुल्लाह डोगर, उनके साथ एक बदतमीज़ी का एक नाखुशगवार वाक़या भी जो था वो उसी दौरानिए में जो था वो पेश आया और उसके बाद हमने देखा कि कुछ सीनियर वुकला की जानिब से अदालती बाइकाट को ख़त्म करवाने के हवाले से अपना किरदार भी जो था वो अदा किया गया। क्योंकि कुछ वुकला ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 5,000 के करीब तकरीबन वुकला होंगे और कुछ वुकला ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिनकी प्रैक्टिस चलती है तो उनके पास केसेस का जो है बहुत ज़्यादा रश होता है। फैसलाबाद में अगर अच्छे वुकला के वाले से बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ कि 60 से 65-70 भी केसेस एक वकील के पास रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। मैं उन वुकला की बात कर रहा हूँ जो कि अच्छे और मशहूर वुकला हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता। अब जब अदालती हड़ताल होती है तो उनके तमाम केसेस जो हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं, वो फिर अगली नेक्स्ट डेटों पे जो है वो उन्हें जाना पड़ता है। तो कुछ वुकला ऐसे हैं जो कि हड़तालों की मुखालफत करते हैं कि हड़ताल जो है वो नहीं होनी चाहिए। और हमने ये देखा है कि पिछले अगर टेंडोर कल से बात की जाए जो बिलाशरफ बसरा साहब हैं डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक सदर रहे हैं, इसके साथ साथ उनके साथ सेक्रेटरी थे, तो उस दौर में हमने देखा है कि बहुत ही कम जो थी वो डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से जो था स्ट्राइक का ऐलान किया गया, यानी कि ना होने के बराबर जो था वो फैसलाबाद की अदालतों में जो थी वो स्ट्राइक हुई।
ये तो असल वजूहात होती हैं, असल जो दारोमदार होता है वो काबीना के ऊपर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया जो कि मुंतखब होती है 1 साल के बाद, वो किस तरफ जा रही है, वो वकला को किस तरफ लेके जा रही है। कुछ मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कुछ वकला हैं जो कि हड़ताल की मुखालफत करते हैं कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हड़ताल होने के सबब साइलिन का जो है नुकसान होता है, इसलिए वो हड़ताल की मुखालफत करते हैं। कुछ वकला ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी अगर किसी वकील के घर में डकैती हो गई, या किसी के वकील के घर में अगर पुलिस ने रेड कर दिया, या किसी के ऊपर कातलाना हमला हुआ, या किसी के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ, तो वो कहते हैं कि फैसलाबाद की अदालतों में जो है वो हड़ताल होनी चाहिए। आप देखें, एक वकील के साथ अगर कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसका खुमियाजा जो है वो 10,000 साइलिन को भुगतना पड़ता है। एक ये बहुत बड़ी तादाद है फैसलाबाद के वाले से अगर देखी जाए तो। ये वो तमाम अगर इसकी बात की जाए वो तमाम मकासद हैं या वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पे जो है वो फैसलाबाद के वकला को हमने हड़ताल करते देखा हुआ है। और इसके साथ साथ फैसलाबाद में अगर दीगर इशूज़ को देखा जाए, जिस तरह के फैसलाबाद में चैम्बर्स के हवाले से जो था वो देखने में नज़र आया कि फैसलाबाद में चैम्बर्स की जो है वो इंतहाई कमी है। और इस सिलसिले में क्योंकि आपको पता है कि वकला की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और जो चैम्बर हैं उनकी तादाद में जो है वो इजाफा नहीं हो सका, तो वकला के ये चैम्बर के भी मसाइल हैं और इस समय दीगर इशूज़ हैं जो कि वकला को दरपेश होते हैं। और वकला के पास एक ही रास्ता, देखें इसी तरह जिस तरह वकला कम्यूनिटी है इसी तरह डॉक्टर कम्यूनिटी है। डॉक्टर के पास क्या राइट होता है जी, आप देख लें कि फैसलाबाद के अगर अस्पतालों से बात की जाए कि एक यंग डॉक्टर के साथ कोई एक नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो उसका खुमियाजा हज़ारों मरीजों को भुगतना पड़ता है। क्या करते हैं डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। जब डॉक्टर स्ट्राइक पे जाते हैं तो मरीज ख्वार कौन होता है, मरीज होता है ना। इसी तरह अगर एक वकील के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो फिर कौन स्ट्राइक पे जाता है जी, वकला स्ट्राइक पे जाते हैं और जी, उसका और खमियाजा जो है वो उसका साइलिन को भुगतना पड़ता है और हज़ारों की तादाद में जो है वो भुगतना पड़ता है। बात करने का मकसद यह है कि यही वो पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर फैसलाबाद में हमने हड़ताल को होते देखा है। ठीक है आशिर, इस सूरत हाल में आप क्या कहना चाहेंगे? वकला के तो मसाइल हैं ही हैं, लेकिन जितने भी केस हैं वो भी पेंडिंग पड़ जाते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन जिस तरह सबसे पहले तो अदादार भाई ने कहा कि कुछ वकला ऐसे होते हैं जो कि हड़तालों की मुखालफत करते हैं, लेकिन ऐसा जो है वो हमें बहुत रेयर केसों में देखने में आता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो हड़ताल है वो ऐसी होती है जो कि बार का और वकला का सब का जो है वो मसला जो है वो होता है। जिस तरह अभी अगर बात करें गुज़िश्ता हफ्ते की, तो हफ्ते के रोज़ जो है वो वकला की जानिब से हड़ताल की गई थी, तो इससे कबल भी जो है वो एक हड़ताल की गई। तो ये जो हड़ताल है ये बेसिकली वकला और पंजाब बार और स्पेशली जो लास्ट हफ्ते को हुई थी वो पाकिस्तान बार कौंसिल की अपील पर जो है वो हड़ताल की गई थी। तो और जो हड़ताल की गई थी वो महंगाई के खिलाफ की गई थी। अब जो महंगाई है वो तकरीबन तमाम जो वकला हैं उनका मसला है। अगर 6,000 या 6200 जो वकला इस पर रजिस्टर्ड हैं या 5,000 से ज़्यादा हैं, तो उनमें से अगर जो है वो सिर्फ 100 वकला की जो कमाई है वो लाखों में है, तो अगर उनको मसला नहीं है, लेकिन ओवरऑल बाकी पूरी बात जो है वो महंगाई की वजह से महंगाई के असरात जो हैं वो उन पर भी पड़ते हैं। तो इसी वजह से तमाम जो वकला हैं वो इस बात पर मुतफिक थे, बार की इंतजामिया में मुतफिक थी, इवन पंजाब बार और पाकिस्तान बार भी जो है वो मुतहद थी इस मामले पे कि महंगाई जो है वो मुल्क में बढ़ती जा रही है और इसके लिए जो हड़ताल हमें सबको करनी चाहिए और बराबर करनी चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि पंजाब बार जो है वो हड़ताल की कॉल देती है, जो मुतलका बार्स होती हैं वो उसकी अपील पर हड़ताल का ऐलान भी कर देती हैं, लेकिन अज़ादार भाई इस मामले में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वकला जो है वो अदालतों के अंदर पेश भी हो जाते हैं फिर भी हड़ताल के दौरान भी। पर्सनली महंगाई को लेके जो वकला के मसाइल हैं उस पर आप बात करें, क्योंकि उसका डायरेक्टली असर जो है वो जारी बात है केसेस पे पड़ता है। देखें वकला के हवाले से महंगाई में सिर्फ वकला नहीं, तमाम शहरी जो हैं वो इस वक्त पिस रहे हैं, मगर एक देखिए कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग अगर बात की जाए हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में सबसे ज़्यादा वकला कम्युनिटी जो है वो मजबूत है। और आप देखें कि अगर तहरीकें जितनी भी की गई हैं, उठाई गई हैं या शुरू की गई हैं, वो वकला की जानिब से जो थी वो शुरू की गई हैं। तो वकला एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं या इस माशरे में वकला को एक ख़ास अहमियत हासिल है। शहरियों की या लोगों की नज़रें होती हैं कि जो वकील कर सकता है, क्योंकि वो कानून को तमाम समझ सकते हैं। देखें पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसमें कहा गया कि अगर आप बिजली के बिल नहीं पे करते, अदा नहीं करते, तो जो मीटर रीडर है वो आपका मीटर उतारने का मजाज नहीं है। क्यों? वो आपकी मलकियत है। ये किन्होंने शुरू की, ये किन्होंने बताया? ये हमें वकला ने आगाह किया या हमें अवेयरनेस दी, वो वकला की जानिब से दी गई कि जो मीटर है ये आपकी ज़ाती मलकियत है। इसी तरह वकला के हवाले से वो कानून को समझते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि हमने शहरियों के क्या हकूक़ हैं और हमने शहरियों को किस तरह करके हकूक़ दिलवाने हैं। तो ज़ाहिरी बात है जिस तरह आम शहरी
महंगाई के में जो पिस रहा है, इसी तरह वकील जो हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है हमने ये पहले बीट करता रहा हूँ, अब थोड़ा सा क्योंकि हाशर भाई करते हैं तो अब कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना वो गैप पीरियड ज़रूर है, मगर कुछ वकील ऐसे भी हैं जो कि बेचारे आते हैं 500 या 1000 रुपये उनकी कमाई है और वो 500, 1000, 2000 या 5000 रुपया वो रोज़ाना की बुनियाद पर कमा रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 60 कुछ वकील ऐसे भी हैं जिनके पास 60 से 70 से ज़ायद केस रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं और उनके पास टाइम भी नहीं होता कि वो नया केस ले सकें, और वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, भाई आप किसी और को वकील जो कर लें। कुछ वकील ऐसे हैं जैसे मैंने आपको बताया कि 500 पे, 1000 पे, 2000 पे, और कुछ वकील जो है वो कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई केस आता है किसी शहरी की जानिब से, किसी दोस्त की जानिब से, कुछ उन्होंने दोस्त वगैरह रखे होते हैं, उन्हें बाकायदा शेयर वगैरह दिए जाते हैं, अगर आपको केस हमारे पास लेके आते हैं तो हम आपको इसके परसेंटेज भी जो है वो जो हमारे साइल जो है वो फीस अदा करेगा तो हम वो आपको अदा करेंगे। अब वकला का जो रोज़गार है वो शहरियों से वाबस्ता है। अब शहरी जो है वो महंगाई में ऑलरेडी पिस चुके हैं। अब जिस शहरी ने केस दायर करना है तो ज़ाहिर बात है उसने वकील की फ़ीस अदा करनी है, ना सिर्फ उसने वकील को फ़ीस देनी है बल्कि वकील के साथ मौजूद जो क्लर्क है उसे भी उसने खुश करना है। उसने डॉक्यूमेंट्स जो कि अदालती डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी उन्होंने जो है वो फ़ोटो कापियाँ करवानी है, किराया खर्च करना है। तो अब फ़ीस किसने अदा करनी है? वकील की शहरी ने अदा करनी है। शहरी ऑलरेडी जो है वो उसे रगड़ा लग चुका है जी। बिजली की मद में बात की जाए या पेट्रोल की मद में बात की जाए या अशिया खुर्दनोश के वाले से बात की जाए जिनकी कीमतें जो हैं वो आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं, तो अब जब साइल जब मुतासर होगा, जब शहरी मुतासर होगा तो वो वकील की किस तरह जो है वो फ़ीस अदा करेगा। और देखें यही वजह है कि अक्सर वकीला की जानिब से यह कहा जाता है कि अगर आपको कुछ मसाइल दरपेश हैं तो आप हमें जो है वो फ्री कर सकते हैं, हम आपसे किसी किस्म की जो है वो फ़ीस नहीं लेंगे। और कुछ छोटे मोटे केसेस ऐसे भी हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए गालबन 2017-18 में मिसालती कोर्ट भी जो थी मुझे याद पड़ता है 2018 या 19 में वो बनाई गई थी। उसका मकसद ही यही था कि साइल हमारे पास आएँ और एक सिविल जज लेवल का जो ऑफिसर उस अदालत के लिए मुकर्रर किया गया था मिसालती कोर्ट के हवाले से, तो वो दो फ़रीक़ैन के दरमियान एक खुशगवार माहौल में आप किसी अगर अदालतों का माहौल देखें तो आप जाते हैं अदालत में तो आपको वकला के बैठने के लिए जो है कुर्सियों का रेंज है और इसके साथ साइडों पे जो टेबल पड़े होते हैं जहाँ पे साइल आके बैठते हैं, और जब उनकी आती है केस की बारी आती है तो साइल को जो है वो खड़ा होना पड़ता है, और अगर वो केस के बहस के हवाले से वो पेश हुआ है तो घंटे जो है वो उसे खड़ा रहना पड़ता है। मिसालती कोर्ट का ये होता है कि आप मिसालती कोर्ट में गए, आपने पहले भी ऐड किया कि बहुत ज़्यादा सिटिंग का भी है, चैम्बर्स नहीं है, तो उस हवाले से हाशिर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वकला का जो तो इन प्रैक्टिस है काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे है जो जिनकी प्रैक्टिस अभी स्टार्ट हुई है तो उन जो वकला हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है और वो किस तरह से इन सब चीज़ों को जो है ना वो लेके चल रहे हैं? अगर मैं जिस तरह चैम्बर की आपने बात की तो फैसलाबाद अगर बार की बात की जाए तो यहाँ 2016 के अंदर जो है वो आखिरी जो चैम्बर है वो यहाँ पर बना था। एक सूफी बरकत ला जो बिल्डिंग है वो उस वक्त तमीर की गई थी और 2016 के बाद जो है वो कोई फैसलाबाद के अंदर नया जो चैम्बर है वो नहीं बन सका। और जबकि इस दुरानिए की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1600 से 2000 तक जो नए वकला हैं वो इसके अंदर जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। फैसलाबाद अगर बात की बात की जाए तो इट्स मीन के कम से कम 2000 वकला के पास जो है वो इस वक्त चैम्बर नहीं है। और जब एक वकील के पास चैम्बर ही नहीं है तो उसको बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उसके सामने आते हैं। उसमें सबसे बड़ी तो वजह वो ये है कि प्रैक्टिस और इसके साथ साथ वो अपना कोई क्लाइंट नहीं बना सकता। फॉर एग्जांपल अगर कोई जो एक नया इंसान जो नया एक वकील बना है LLB करके वो आगे अपनी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो लाजमी सी बात है वो किसी सीनियर के पास आएगा। और उसके बाद जब उसके पास अपना वो चैम्बर ही है तो उसे वो माहौल ही नहीं कभी मिल सकता कि वो अपना अलग से किसी क्लाइंट को जो है वो डील कर सके। वो जब भी किसी क्लाइंट को डील करेगा तो उसका उस्ताद जो है वो साथ बैठा होगा और फिर कोई भी क्लाइंट आएगा तो वो फिर जाहिर सी बात है एक जूनियर वकील को अपना जो है वो वकील बतौर कौंसल जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं होने देगा, वो उसी सीनियर वकील के पास जाएगा। एक तो ये मसला है जिसकी वजह से वकला को जो माशी मसाइल का सामना करना पड़ता है। और दूसरी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारा जो वकला है उनको बतौर लोकल कमीशन जो है वो मुकर्रर करने का एक जो रवाज था वो बहुत कम होता जा रहा है। लोकल कमीशन जब मुकर्रर किया जाता था उसमें किसी भी वकील को ऐड किया जाता था तो उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो ये होता था कि उनको 2 से 3 हज़ार या इवन आजकल के अगर बात करें तो 8 से 10 हज़ार तक रुपया जो है वो मिल जाते थे। लेकिन मदद के साथ वो लोकल कमीशन वाला जो सिस्टम है वो मुकर्रर करना, वो वकील जो है वो मुकर्रर नहीं होते, जिसकी वजह से जो नौजवान वकला हैं ज़ाहिर सी बात है उनकी दिहाड़ी जो है वो मर रही है, उनको जो पैसे हैं वो नहीं मिले। दूसरा एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अगर दूसरी फील्ड्स की बात की जाए तो उसमें जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको जो पेड इंटर्नशिप टाइप है या
गवर्नमेंट की जानिब से कोई वजीफा टाइप आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से आप कम से कम अपने कैरियर के आगाज़ के अंदर 1 साल 2 साल आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जो वकालत का शोबा है इसके अंदर इस तरह का कोई सीन ही नहीं है, जिसके बायस अगर बात करें तो पहले 6 माह के अंदर जब कोई भी वकील प्रैक्टिस शुरू करता है तो पहले 6 माह के अंदर कम से कम आप 45% वकील जो है वो जब सारी सूरत हाल देखते हैं कि केसेस है नहीं, पैसे है नहीं, पहले भी घर वालों के खर्चे पर पड़ा है, माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो वो ये वाली फील्ड छोड़कर, वकालत की फील्ड छोड़कर किसी दूसरी फील्ड में जो है वो जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक वकील को बेहतर तभी समझा जाता है जब वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हो, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाकर अपनी केसेस लड़े। लेकिन अब यहाँ पर ये होता है क्योंकि फैसलाबाद के अंदर तो लाहौर हाई कोर्ट का कोई बेंच ही नहीं है, तो एक वकील को यहाँ से पेश होने के लिए लाहौर जाना पड़ेगा। अब एक वकील जिसके पास कोई केसेस ही नहीं है या कोई एक आध केस है जिसकी वजह से या मुख्तलिफ ज़राए से वो रोज़ाना की बुनियाद पर 500 से 1000 या 2000 रुपया कमा रहा है, तो वो जब 1000 या 2000 रुपये से वो रोज़ाना जो है या हफ्ते में 2-3 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कभी नहीं पेश हो सकता। हाशिर, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बात कर रहे थे हम हाशिर वकला के हवाले से। आप बता रहे थे कि जो अभी न्यू जॉइनीज़ हैं उनका क्या सूरत हाल है, किस तरह के उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैं जिस तरह वही मुश्किलात की बात कर रहा था, कोई तो जिस तरह दूसरी फील्ड की अगर बात की जाए तो उसमें कोई इंटर्नशिप टाइप या पेड इंटर्नशिप टाइप जो है वो उनको मिल जाता है, कुछ ना कुछ जेब खर्च जो है वो कम से कम उनको मिल जाता है। लेकिन आजकल जिस तरह महंगाई का दौर है तो कोई भी जो वकील है, नया वकील आता है, चाहे वो जितना भी काबिल हो, उसको कम से कम 1.5 से 2 साल जो है वो लग जाते हैं अच्छे खासे पैसे कमाने में। इस दौरान ये होता है कोई आम से या लोकल छोटे मोटे केस तो जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन वो जो केस मिलते हैं वो इस हद तक नहीं होते कि उसके जो घर के अखराजात हैं वो पूरे कर सकें। और दूसरा जिस तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि लाहौर हाई कोर्ट का, तो लाहौर हाई कोर्ट बेंच अगर तो फैसलाबाद में हो, फिर इसका ये फायदा है कि एक वकील जो कि यहाँ पर हफ्ते में 3 दिन लाहौर जाके पेश हो रहा है, उसको जो प्रैक्टिस है वो अपनी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वही ये बेंच जो है वो यहाँ पर बन जाए तो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। और यही अगर बेंच बन जाए तो उसके दीगर भी बहुत सारे फायदे हैं, जिस तरह अभी अदादार भाई जिक्र कर रहे थे कि तमाम, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो ताजर हों, मजहबी तंजीमें हों, वो तमाम इस बात पे मुत्फिक हैं कि फैसलाबाद के अंदर लाहौर हाई कोर्ट बेंच जो है वो बनना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है, माशाल्लाह अब हमारी जिस तरह ब्यूरोक्रेसी है तो वो यहाँ पर जब जजेस बुलाते हैं तो वो आते ही नहीं, इवन जजेस को 3-3 बार नोटिस जो है वो भेजने पड़ जाते हैं किसी सिपाही को, एसएचओ को या दीगर किसी भी सरकारी अफसर को। लेकिन अगर यही लाहौर हाई कोर्ट बेंच जो है वो यहाँ पर होगा फैसलाबाद का, तो एक जजेस के नोटिस पर जो है वो तमाम जो ब्यूरोक्रेसी के चाहे जितने भी बड़े अफसरान हैं जो कि यहाँ पर जो है वो अदालतों के अंदर पेश नहीं होते, अगर पेश होते हैं तो नखरे करते हैं। पहले जो जजी साहिबान है उनको टाइम देना पड़ता है, चलें जी 10 बजे नहीं आए तो 11 बजे आ जाएं, 11 बजे नहीं आए तो 2 बजे आ जाए। लेकिन यही जब इनको कोई हाई कोर्ट का जस्टिस बुलाएगा, इनके कान जो है वो खींचे जाएंगे, तो ये ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो हमारी सीधी हो जाएगी। तो जबकि अगर इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह अभी अदादार भाई ने बताया कि 10,000 केस जो है वो फैसलाबाद में होता है, तो कम से कम इतने जो केसेस हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर उनकी समाअत हो रही होती है, जो कि फैसलाबाद डिवीजन या सरगोदा डिवीजन के होते हैं। और अगर बेंच यहाँ पर बन जाए तो लोगों को ये फायदा होगा कि वो साइलिन जिनको इस महंगाई के दौर में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यहाँ से सुबह सुबह लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ता है केस की समाअत के लिए, वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है जी कि आज केस की जो समाअत है वो नहीं हो रही, कल होगी, या जो नेक्स्ट डेट है वो पड़ गया। तो इस तरह के तमाम जो मसाइल है, चाहे वो साइलिन के हों चाहे वो वकला के हों, ये मसाइल का हल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बेंच के क़याम है। लेकिन माजूर के साथ तमाम मसाइल का हल तो है, लेकिन अब तकरीबन 10 माह हो गए या 9 माह हो गए यहाँ की जो नई कबीना है उसको अब 2 से 3 माह इनके जाने में रह गए। तो इस साल के अंदर वकला जो है वो शोर तो मचाते हैं कि हमें लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है वो यहाँ पर चाहिए, लेकिन इस पूरे अभी तक जो 8 से 9 माह हुए हैं नई कबीना को, तो एक भी जो हड़ताल है वो नहीं हो सकी यहाँ पर। गुज़िश्ता अगर साल की बात की जाए, जिस तरह अभी अदादार भाई बिलाल अशरफ बसरा के दौर का बात कर रहे थे, तो वहाँ भी पूरे साल के अंदर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए सिर्फ एक जो हड़ताल है वो हुई थी, और एक हड़ताल हुई थी और एक जो सेमिनार है उसका इनेकाद किया गया था, और ये दोनों जो है वो एक ही दिन हुए थे। उससे पीछे अगर हम जाएं तो वहाँ पर नजर हमें पता चलता था कि हफ्तावार जो कैंप लगाए जाते थे, यहाँ पर वकला की जानिब से अदालतों की तालाबंदी की जाती थी, हफ्ते में एक रोज़ जो है वो हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए जो है वो रेगुलर हड़ताल जो है वो की जाती थी। लेकिन जिस तरह सबसे शुरू में अदादार भाई ने बात की थी कि हड़ताल का जो मामला है इस पर बाज़ वकला जो है वो मुतफिक होते हैं, बाज़ नहीं होते, तो यही जो सूरत हाल है वो यहाँ पर है लाहौर हाई कोर्ट बेंच के क़याम के मामले में। क्योंकि जो वकला की जिन वकला से हमारी बात होती है उनकी अगर राय सुने तो वो यहाँ पर सीधी सीधी बात कहेंगे जी कि जो लाहौर वाले वकला हैं वो यहाँ पर जो है वो नहीं बनने दे रहे, या और कुछ जो है उनकी ये राय है कि फैसलाबाद के जो सीनियर वकील हैं जो कि यहाँ अच्छे से पैसे कमाते हैं यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के लिए, वो जो है वो नहीं बनने दे रहे। तो इसी सूरत हाल के दौरान जो वो कभी तो सूरत हाल ऐसी बन जाती है, जिस तरह जब ये जनवरी के अंदर नई कबीना आई तो इस दौरान जो हमारे फैसलाबाद के सेशन जज हैं उनका अब तबादला हो चुका है, वो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट है इस वक्त, तो उनकी जाने से ये कहा गया था कि कम से कम जो एक सिलसिला शुरू करने की कोशिश की गई थी ऑनलाइन बेंच के हवाले से,
तो उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी महज एक तकरीरी रही। उसके बाद जो वो इस पर किसी किस्म का कोई भी जो अमल दरामद है वो नहीं हो सका। और इस वक्त अगर करंट सूरत की बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन जो है वो हमारे 95% चांसेस यही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है वो फैसलाबाद के अंदर कम से कम इस दौर के अंदर जो है वो नहीं बन रहा। आने वाले दौर में शायद कोई कबीना की जानिब से जो नई कबीना होगी उसकी जानिब से कोई इंप्रूवमेंट की जाए तो मुमकिन है बन जाए, लेकिन ये जो मसाइल है ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि वकला जो है वो कम से कम लाहौर हाई कोर्ट बेंच के क्याम के मामले में बिल्कुल, मतलब कि मसाइल बहुत सारे हैं लेकिन उनका हल कोई नहीं है। अदादार, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह मौजूदा सूरत हाल है, अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो उसमें किस तरह के इंतजाम हैं मौजूदा वक्त में, और उस हवाले से उनकी हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, फैसलाबाद में अगर मराकज़ सेहत इलाज गाहों का से बात की जाए, जिसमें टीचिंग हॉस्पिटल आते हैं, महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत हॉस्पिटल आते हैं, या लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसके मातहत अगर इलाज गाहें आती हैं, तो फैसलाबाद में इस वक्त 5 टीचिंग हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। अगर प्राइमरी सेकेंडरी के जो मातहत तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उनकी बात की जाए तो वो फैसलाबाद में तकरीबन 6 से 7 के करीब हैं। RHC फैसलाबाद में, जिन्हें रूरल सेंटर कहा जाता है, देही मरकज़ सेहत कहा जाता है, उनकी फैसलाबाद में तादाद 16 के करीब है। अगर BHU के से बात की जाए तो फैसलाबाद में 168 BHU हैं। अगर इसी तरह ज़िला कौंसिल डिस्पेंसरी का से बात की जाए, उनकी तादाद फैसलाबाद में 54 यानी कि 54 के करीब है। सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जो कि फैसलाबाद के शहरी इलाकों में वाक़ है, उनकी तादाद 48 के करीब है। और MNC सेंटर के से बात की जाए या तीब खाने अभी तक मौजूद है, यूनानी दवाखाने, यूनानी जो है वो अभी तक फैसलाबाद में मौजूद है, तो सेंटर्स मौजूद हैं। अगर उन टोटल तादाद का से बात की जाए तकरीबन 320 के करीब गालबन ये पूरी तादाद फैसलाबाद ज़िला भर में बनती है, जो कि फैसलाबाद के अवाम को इलाज की सहूलियात फराहम कर रही हैं। अब इन 320 के में जो इलाज गाहें हैं, इनमें डॉक्टर कितने तैनात हैं? इनमें डॉक्टर जो फैसलाबाद में तैनात हैं उनकी तादाद बनती है ज़िला भर में 2500 डॉक्टर जो ज़िला कौंसिल की डिस्पेंसरी है वहाँ काम कर रहे हैं, टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत जो इलाज गाहें हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। फैसलाबाद की आबादी कितनी है? फैसलाबाद की आबादी महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक 86,85,000 को 520 के करीब उन्होंने बताई है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 87 लाख के करीब फैसलाबाद के अदाद-ओ-शुमार महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा है, क्योंकि फैसलाबाद में आए रोज़ पोलियो मुहिम मनाई जाती है, इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जाती है। जब इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जाती है तो महकमा सेहत की जो टीम है वो घर घर जाती हैं और वहाँ से तादाद का पूछती हैं, बच्चों का पूछती हैं, तो एक बाकायदा एक सर्वे हो जाता है। जब वो सर्वे जारी करते हैं उसके मुताबिक फैसलाबाद में जो तादाद है वो तकरीबन 87 लाख के करीब बनती है। अब 2500 डॉक्टर हैं, फैसलाबाद की आबादी कितनी है? 87 लाख। अब फैसलाबाद में मैंने 2000 गालबन 19 या 20 में 19 में गालबन मैंने ये जब रिपोर्ट की थी तो मुझे पता चला था कि फैसलाबाद में 1 करोड़ 30 लाख अफराद ने इलाज की सहूलत हासिल की है। आबादी कितनी है फैसलाबाद की? 87 लाख। इलाज गाहें 320, डॉक्टर कितने हैं? 2500, और मरीज कितने हैं? 1 करोड़ तकरीबन 30 लाख। आप कह सकती हैं कि 4000 मरीजों के लिए फैसलाबाद में कम से कम एक डॉक्टर मौजूद है। ये अभी मैं आपको सरकारी अदाद-ओ-शुमार बता रहा हूँ। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के वाले से बात की जाए उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे फिर जो अमला बैठता है वो वहाँ पे जो मरीज़ आते हैं वो फिर एक अलहदा एक दूसरी साइड चली जाएगी। अभी ये मैं सरकार के जो अदाद-ओ-शुमार है उनके वाले से बात कर रहा हूँ। तो अब ये वो सारी सूरत हाल है। इसमें मराकज़ सेहत अगर बनता है, कहा जाता है 6 महीने में बनेगा, तो हम देखते हैं कि 2-2 4-4 साल लग जाते हैं। फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद 2012 में बना। 2012 में कहा गया कि ये अब इसे हम 50 बेड से 250 बेड पे लेके जा रहे हैं, और 2012 में शुरू होने वाले मंसूबे ने 2014 में मुकम्मल होना था। मगर हमने देखा है कि 2023 के अब 2023 के ये अब सितंबर है, अगस्त के महीने में निगरान हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और यह कहा गया कि 50 बेडेड जो जनरल हॉस्पिटल समनाबाद है इसे हम 250 बेड पे लेके जा रहे हैं, और उसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जनरल अस्पताल समनाबाद को 250 बेडेड अस्पताल करार दे दिया गया है। निगरान हुकूमत के दौर में ये जो काविश देखने में नजर आई कि जनरल अस्पताल समनाबाद को 250 बेडेड का दर्जा दिया गया। इसी तरह नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल के ऊपर आ जाते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान हॉस्पिटल जिसे जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी कहा जाता है या 224 रेबे अस्पताल कहा जाता है, तो ये भी सरकार का जो मनसूबा था ये 2014 में शुरू हुआ। 2016 में इसने मुकम्मल होना था। डिप्टी कमिश्नर थे गालबन नूरुल अमीन मैंगल साहब, उन्होंने ये शुरू किया था और कहा था कि 2 साल में मुकम्मल होगा। हमने देखा 2016 तो क्या अब 2023 जो है वो जा रहा है, और अभी तक जो जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी है, नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल जिसे कहते हैं, तो वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ OPD की सतह पे आवाम को इलाज की सहूलियात फराहम कर रहा है। अभी तक कह सकते हैं कि वो क्लिनिक के तौर पे काम कर रहा है, अभी तक वो अस्पताल नहीं बन सका। गुज़िश्ता दिनों सेक्रेटरी जो हेल्थ हैं अली जान, उनके जानिब से विजिट किए गए, और आपको पता है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब,
उनकी भी खुसूसी जो तवज्जो है वो हॉस्पिटल्स के ऊपर है, और हम देखते हैं कि हर रोज़ वो कभी किसी हॉस्पिटल का विज़िट कर रहे हैं, कभी किसी का विज़िट कर रहे हैं। तो अब ये ज़रूर है कि सितंबर में कहा जा रहा है कि सितंबर में जो जनरल अस्पताल समनाबाद होगा, सॉरी सिपशीद कॉलोनी होगा नुसरत फ़तेह अली खान, इसे जो है वो 100 बेड पे फाल कर दिया जाएगा। जब ये 100 बेड पे फाल होगा तो यहाँ पे गायनी, इसके साथ साथ मेडिसन, सर्जरी, ये 4 और अमराज बचगान, ये 4 शोबे जो हैं वो 100 बेड पे शुरू कर दिए जाएंगे और सितंबर में जो है ये काम शुरू कर दिया जाएगा। और इसके बाद 150 बेड जो उसके अभी रहते हैं तो उसके ऊपर कहा जा रहा है कि जब अक्टूबर में या फिर बाद में जो है वो इसके ऊपर जो है काम किया जाएगा। और इसके लिए तकरीबन अगर ग्राउंड के हवाले से बात की जाए तो 2 अरब से ज़्यादा इसके हवाले से जो है वो बजट हुकूमत पंजाब की जानिब से मंजूर किया गया है। और अब मुझे पता चला है 3 से 4 दिन पहले उसका जो फंड्स है वो भी रिलीज़ हो चुका है। अब 2 अरब रुपए जो इसके ऊपर नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल के ऊपर खर्च होंगे ये 2 साल के दौरान होंगे, और 2 साल के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो नुसरत फ़तेह अली खान हॉस्पिटल है ये 250 बेड पे फाल होगा और यहाँ पे तमाम इलाज की जो सहूलियात है वो मुयसर आ सकेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पे जो कॉलोनी वगैरह बन रही है रिहायशी प्लाट्स के हवाले से, रिहायशी क्वार्टर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं कि पंजाब भर में स्पेशली फैसलाबाद में जो सेहत की सूरत हाल है, हॉस्पिटल्स में क्या फैसिलिटीज़ जो है वो पेशेंट्स को दी जा रही हैं। अज़ादार आप उस हवाले से अपडेट करें। मैं नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल के हवाले से बात कर रहा था कि वो तकरीबन 2 साल के बाद 250 बेड पे जो है मुकम्मल तौर पे फाल हो जाएगा। फिलहाल उसके 100 बेड जो हैं वो अभी इब्तदाई तौर पे फाल करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि माह सितंबर में जो है वार्निंग दी गई है कि 100 बेड जो हैं वो माह सितंबर में जो है वो फाल हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं फैसलाबाद का जो DHQ हॉस्पिटल जिसे लाजपाल 2 कहा जाता है, ये 1965 में बना था। 1965 में जब ये बना तो 1965 से लेके आप अब तक देखें कि इसकी जो वार्ड्स वगैरह थी, जो बिल्डिंग थी, वो खस्ता हाल हो चुकी हैं। तो उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी थे 2016 में उन्होंने ऐलान किया कि हम जो अलाइड हॉस्पिटल 2 है इसमें हम 120 बेड का जो है वो इजाफा करने लगे हैं, मगर इसका PC1 मुतअद्दिद बार भिजवाया गया महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे इसका PC1 जो था वो मंजूर नहीं किया गया, जिसके बाइस अलाइड हॉस्पिटल 2 में जो था वो 120 बेड का इजाफा नहीं हो सका। अब ये ज़रूर हुआ है कि निगरान हुकूमत जब आई है तो निगरान हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि हम इसकी जो तज़ीन व आराइश करवाते हैं, जो इमारत इसकी खस्ता हाल है, जो वार्ड्स के खस्ता हाल हैं उनकी तज़ीन व आराइश होगी, उनकी रिवैम्पिंग कराई जाएगी। तो उसके ऊपर तकरीबन 36 करोड़ पे जो है वो खर्च हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप अलाइड अस्पताल की तरफ आ जाते हैं। अलाइड हॉस्पिटल जो है वो फैसलाबाद डिवीज़न का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे ये अस्पताल जो है 2 हिस्सों में बना था। एक ये इसका हिस्सा बना था 1988 में और दूसरा इसका हिस्सा बना था 1998 में। तो जो 1988 से एक बिल्डिंग बनी हुई है तो आप लगाएं कि 2023 चल रहा है, तो उसके भी कुछ इमारत जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। जब बारिश वगैरह आती है तो छतें वगैरह टपकती हैं। तो अब वो भी निगरान हुकूमत की जानिब से उसके लिए तकरीबन कोई 26 करोड़ रुपये का फंड अप्रूव किया गया कि यहाँ पे जो है वो तज़ीन व आराइश करवाई जाएगी और मुख्तलिफ जो वार्ड्स हैं उसका जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ फैसलाबाद में मुखैर हजरात के तावन से जो है वो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर काम हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल की से बात की जाए तो यहाँ पे 13 इजलास है मरीज़ जो कि अमराज कल्ब में मुब्तला होते हैं वो यहाँ पे इलाज की सहूलत जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे 65 बेड का जो इजाफा होने जा रहा है। अब मुखैर हजरात जो है वो इसकी चौथी इमारत तामीर करवा रहे हैं। तकरीबन उम्मीद है कि 1 से 1.5 माह में इमारत जो है मुकम्मल तौर पर तामीर होगी और उसके बाद मजीद 65 बेड का जो है वो इजाफा हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि एमरजेंसी वार्ड में जगह की एक तो तंगी है और मरीजों का रश वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो हमने वहाँ पे देखा है कि कुर्सियों पे, सोफ़ों पे जो है वो या स्ट्रेचर पे जो है वो दिल के मरीजों का इलाज हो रहा होता है क्योंकि जगह की बहुत ज़्यादा शदीद कमी है। जब 65 बेड का इजाफा होगा तो ज़ाहिरी बात है कि बेड्स की तादाद बढ़ेगी। जब बेड्स की तादाद बढ़ेगी तो जो मरीज़ सोफ़े पे या कुर्सी पे या स्ट्रेचर पे जिनका इलाज हो रहा होता है तो उन्हें जो है वो बेड की सहूलत मुयसर आ सकेगी। ये भी जो है निगरान हुकूमत की एक अच्छी काविश है। इसके साथ साथ अलाइड अस्पताल से बात की जाए, अलाइड अस्पताल 1 के वाले से, तो वहाँ पे भी निगरान हुकूमत की जानिब से मुखैर हजरात के तावन से जो है वो एक सर्जिकल टावर जो है बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ कैथ लैब बनाई जा रही है क्योंकि जैसे मैंने दिल के अमराज के से बात की कि यहाँ पे मरीजों का जो है रश वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो अलाइड हॉस्पिटल में भी एक अमराज कल्ब का वार्ड बनाया जा रहा है जिसमें एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन कह रहा हूँ, एंजियोग्राफी और सिटी एंजियो और इस समेत दीगर अमराज कल्ब की जो जदीद तरीन सहूलियात हैं वो यहाँ पे मुयसर होंगी। और इसके ऊपर जो है वो इस वक्त PC1 के हवाले से जो है काम जारी है और जिसके बाद जब यहाँ पे इमारत तामीर की जाएगी, अमला तैनात होगा तो यकीनन दिल के जो मरीज़ हैं वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। इसी तरह सर्जिकल टावर जो है मुखैर हजरात के
तावन से यहाँ पे लाइट में बनाया जाएगा और इसके बाद इसकी तामीर के बाद भी जो है वो बेड्स की जो तादाद बढ़ेगी। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि मंसूबे जो हैं शुरू तो करवा दिए जाते हैं और टाइम दिया जाता है कि 2 माह में या 6 माह में ये कंप्लीट होंगे, तो वो साल साल जो है कंप्लीट नहीं होते। क्योंकि जितने भी आपने फैसिलिटीज़ की बात की है ना कि ये चीज़ होगी, ये मुहैया कर दिया जाएगा, ये सारी होगा वाली बातें हैं, लेकिन मौजूदा हालात में जो पेशेंट्स हैं उनको इस हवाले से बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आप ही ने जिक्र किया कि स्ट्रेचर्स पर उनका है और बेंचेस पे बैठ के उनका जो है वो ट्रीटमेंट हो रहा है और ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब हालात में पेशेंट एक तो पहले अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, तो ऊपर से इस तरह की सारी सिचुएशन है, तो ये उनके साथ अनफेयर नहीं है ये सब चीज़ें। अलाइड हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो अलाइड हॉस्पिटल में कितने मरीज़ आते हैं, पहले तो सबसे ज़्यादा नाज़रीन को ये बताने की ज़रूरत है कि वहाँ पे मरीज़ कितने आ रहे हैं। फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल के शोबा बरूनी मरीज़ा में तकरीबन अगर ओपीडी की हाल से बात की जाए 5000 मरीज़ या बल्कि इससे भी ज़्यादा मरीज जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे सफ़र करते हैं। वो सिर्फ फैसलाबाद के नहीं होते जी। वो डिवीज़न सरगोदा से मरीज़ आते हैं, बखर, मियाँ वाली और ये सारा इलाका जो है वो फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल में जो है मरीज़ों को रेफ़र कर दिया जाता है। आप खुद अंदाज़ा करें कि जो बंदा मियाँ वाली से आया सफ़र करके, वो ज़ाहिर बात है मरीज़ है, बस में सफ़र कर नहीं सकता, उसके घर वालों ने जो उसके लिए स्पेशल गाड़ी करवाई है या एम्बुलेंस करवाई है, वो एम्बुलेंस में सफ़र करके यहाँ पहुँचा है, अलाइड हॉस्पिटल में पहुँचा है। अब वो जब यहाँ पे पहुँचा है तो पता चला कि ओपीडी का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है या मुतलका जो सीनियर डॉक्टर नहीं यहाँ पे बैठा। तो इशू जो है वो हर जगह होते हैं, तो इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी लाने की ज़रूरत है। जिस तरह सिटी स्कैन की से बात की जाए, अभी तक जो सिटी स्कैन है वो अलाइड हॉस्पिटल में मौजूद है या आपको लाजपाल 2 में नज़र आएगी, जनरल गुलामदाबाद में नज़र आएगी। एक हमारा जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है यानी कि टीचिंग हॉस्पिटल में सिटी स्कैन मौजूद है। जो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत हॉस्पिटल है वहाँ पे सिटी स्कैन मौजूद नहीं है। देखें सिटी स्कैन अब ऐसी एक जो है वो मशीन बन चुकी है, एक ऐसी तशखीस की सहूलत बन चुकी है कि आप कोई भी मर्ज है तो डॉक्टर को अगर अल्ट्रासाउंड या एक्सरे भी चीज़ नज़र नहीं आ रही तो उसका जो अगला कदम होता है वो कहता है आप सिटी स्कैन जाके करवाएं। अब जब सिटी स्कैन की सहूलत नहीं होगी, अब यहाँ पे अलाइड हॉस्पिटल 1 की बात की जाए या 2 की बात की जाए, यहाँ पे आपने सिटी स्कैन करवाया, किसी भी करवाया, जिस्म के किसी भी अज़ा का करवाया, तो अब क्या होगा जी, अब इनके पास फिल्में ख़त्म है जी। यहाँ पे अब क्यों आपके पास फिल्में किस तरह ख़त्म होगी जी? वो कहते हैं कि हमारे पास जो सरकार ने बजट दिया है या हमारे पास जो अपना बजट है या हमारी जो अपनी लिमिट है वो है हमारे पास 50 से 60 मरीज़ों की, हमारे पास मरीज़ है 150 के करीब। अब 150 मरीज़, सरकार ने बजट कितना दिया? 50 मरीज़ों का। अब जो सिटी स्कैन किए हैं वो रोज़ाना हो रहे हैं 150 से ज़ायद। अब बाकी जो ऊपर का 100 मरीज़ आ रहा है वो किस तरह उसे जो है वो सहूलत फराम की जाएगी? सिटी स्कैन के फिल्में जो है वो उसे किस तरह फराम की जाएंगी? अब एक मशीन है ज़ाहिर बात है रेस्ट भी करनी है, मशीन की रिपेयर भी होनी है, मशीन की सर्विस भी होनी है, तो मशीन के ऊपर जो है वो ज़्यादा रश होने के बायस मशीनें ख़राब हो जाती हैं। अब क्या बेसिकली क्या है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या हेल्थ का शोबा है वो एक बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है और इसमें जितनी भी फैसिलिटेट मरीज़ों को किया जाए वो कम है। हाशिर, हम बात कर रहे थे वुकला के हवाले से, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि वुकला की हड़ताल के हवाले से आप क्या कहेंगे, जो हड़ताल वगैरह है? देखिए, मैं तो वुकला की हड़तालों की अगर बात करें तो मैं तो बिल्कुल इनके हक में हूँ। वो इस तरह, क्योंकि अगर कोई भी वकील है, अगर कोई यहाँ वुकला के जो भी मसाइल हैं तो वो जो है उनके पास अपना जो राय है उसका इजहार करने का या अपना एहतजाज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, वो ये है हड़ताल। क्योंकि वुकला जो है वो आम लोगों की तरह कहीं पर भी सड़क बंद करके वहाँ पर टायरों को आग लगा के एहतजाज नहीं कर सकते, नारेबाजी जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन बाद मामलात में ऐसे होता है जब सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती है तो वो आते हैं बाहर भी, लेकिन उनके पास जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो यही होता है कि हड़ताल कर दें और अदालती जो कार्रवाई है उसका बाइकाट कर दें। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वुकला जिस मुतालबे पे या जिस मसले की वजह से जो हड़ताल कर रहे होते हैं वो मसला जो है वो 1-2 दिन के अंदर हल होने वाला नहीं होता, उसको टाइम लगता है। या बाद मामला जिस तरह अब मैं बात कर रहा था पहले, जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट बेंच के क़याम के हवाले से हड़ताल की जाती थी, तो वो जो बेंच है वो एक दिन के अंदर जो है वो नहीं बन जाएगा। या जिस तरह अब महंगाई को लेकर हड़तालें की जा रही हैं तो वो महंगाई जो है वो अचानक एक ही दिन के अंदर वुकला की हफ्ते के रोज़ एक हड़ताल के बायस जो है वो कभी भी वापस नहीं आएंगी। तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं, अगर वो भी समझते हैं कि इस महंगाई की जो सूरत हाल है उसमें जिस तरह दूसरे लोग बिल जला रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो वुकला के पास जो है वो एहतजाज का यही ऑप्शन बचा था कि उनके पास जो है हड़ताल, तो वो उन्होंने हड़तालें जो है वो इस वाले से शुरू कर दी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात है ये है कि होना ये चाहिए कि जिस तरह यहाँ पर ये होता ये है कि जब हड़ताल की जाती है तो जो दायरी ब्रांच है वो बंद कर दी जाती है। अब दायरी ब्रांच बंद करने का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स पर नजायज़ जो है वो कल पुलिस की जानिब से पर्चा दिया गया, आज वो अपनी जो ज़मानत है वो करवा नहीं सकता, करवाना तो बात दूर की बात है, वो दायरी नहीं कर सकता। तो एक तो ये, दूसरा अगर यह है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को पुलिस ने नजायज़ जो है वो गिरफ्तार कर लिया तो उसने ज़मानत बाद गिरफ्तारी करवानी है तो उसके लिए जो है वो
दायरी अपनी जमानत जो है वो दायर नहीं कर सकता। अगर किसी शख्स का पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करी, उसे 22A और 22B की पिटीशन दायर करनी है, तो अगर दायरी ब्रांच बंद है तो इट्स मीन कि वो अपनी जो पिटीशन है वो भी अदालत के अंदर वो दायर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये जो है कि थोड़ी सी सूरत हाल जो वो दायरी को लेकर जो वो थोड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए कि अगर वकला जो है वो हड़ताल कर भी रहे हैं तो कम से कम जो दायरी ब्रांच है वो खुली रहनी चाहिए, ताकि वकला के जो मसाइल हैं, उनकी कोई पिटीशन है, कोई दरखास्त है, तो कम से कम वो जो है वो रजिस्टर्ड हो सके, रिकॉर्ड का जो हिस्सा है वो बन सके। लेकिन अब हड़तालों का जिस तरह अभी अज़हर भाई बता रहे थे, सिलसिला कम हुआ, तो उसकी एक सबसे अहम वजह यही है कि वकला जो है वो आवाम की फलाह के लिए जो है वो इकदामात करते हैं। तो जब उनकी जानिब से हड़ताल की जाती थी, दूसरी जानिब से दायरी ब्रांच जो है वो बंद कर दी जाती थी, तो एक अहम मसला ये भी बना जिसके बाद जो वकला हैं वो अब हड़तालों का सिलसिला जो है उनकी जानिब से कम कर दिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है उनके पास एक ऑप्शन है अपने मसाइल को उजागर करने के लिए, वो हड़ताल, और वो उन्हें करनी भी चाहिए जब कोई इस तरह का मसला हो। बहुत शुक्रिया ज़दार आपका, और हाशिर आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत डिटेल में जो है हमारे व्यूवर्स को अपडेट किया सेहत के हवाले से और वकला के जो मसाइल है उसके हवाले से मैंने बात की। अभी वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, प्रॉपर्टी के हवाले से बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अमीन जट, प्रॉपर्टी डेवलपर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में मुदस्सर शहीन, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। प्रॉपर्टी के हवाले से अगर बात करें तो मौजूदा सूरत हाल में आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल है? असल में मैडम जी सिस्टम ये कि साडे मुल्क की ना टैक्स का जो निज़ाम है ना वो नहीं सही। टैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 2% FBR ਆ, 2% दूसरा कमेटी का टैक्स है, 2% फलाना वा। मिसाल के तौर पर अगर जो 10 रुपये ने ਆਪਾਂ 3 हथ कर लीए तो हर बंदा तो ईमानदार नहीं ना है। अगर जो 9 रुपये की जगह से इकट्ठे ही जमा हो जाए तो 9 च कौन कितना खा लेगा। सब तो गौरमेंट के अगे मेरी तो रिक्वेस्ट यही है, चलो अलहमदुलिल्लाह के सिटी 41 के हवाले मैनू गल करने का मौका मिले कि फिक्स टैक्स होना चाहिए। पैसे जोड़े ने एक जगह पर जमा होने चाहिए, स्टेट बैंक जमा हो, उत्थों ही स्टाम्प मिलन, बाकी कोई फीस ना हो। 2% स्टाम्प लग रहे हैं, 2% का बाकी टैक्स खत्म करके वो पैसे वो जमा कर दें। पैसे तो गौरमेंट के कोल ही जाने ना, पाकिस्तान ही रहने ने। वो ये होगा कि टैक्स चोरी घट जाएगा। जब टैक्स चोरी घट जाएगा ऑटोमैटिक हालात बेहतर हो जाएंगे। कोई भी इंडस्ट्री आ या कोई भी सिस्टम आ वो टैक्स के नाल ही वो रेट बढ़ते हैं। जो टैक्स घाटा हम जिस तरह सिटी 41 अगर जो ये टैक्स घट होएगा तो ये इश्तिहार सस्ते होंगे। बिल्डिंग मटीरियल का भी सेम यही अज सीमेंट फैक्ट्रियां ने या जड़ियाँ भी ने वो जो टैक्स मुख्तलिफ टैक्स होंगे ने वो चोरी हो जाते हैं। मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। गौरमेंट पाकिस्तान ये समझती है कि साडा टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, लिहाजा होर वधा दो, फिर मजीद कोशिश करते कि हाले नहीं इकट्ठा हो रहा, होर वधा दो। अगर जो प्रॉपर टैक्स एक जगह पर जमा हो तो जो टैक्स मौजूदा है इनू अगर जिहाफ भी किया जाए तो मेरे ख्याल अच्छे लैवल में साडा मुल्क चल सकता। ठीक हो गया। इसी हवाले से मैं मुदस्सर आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी के हवाले से कौन से मसाइल हैं जो दरपेश हैं टैक्सेस को लेके, और भी बहुत सारे मसले, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी में एक तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है पिछले 2 साल में। बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं कि इसमें जो है ना वही ये इंडस्ट्री जो है ग्रो नहीं कर रही। तो उसकी बेसिक वजह जो पिछले दिनों भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रीज के ऊपर टैक्स लगाया है उस वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हुई है प्रॉपर्टी। तो जितना ज़्यादा टैक्स होगा उससे ना तो टैक्स की कलेक्शन बढ़ेगी और ना कारोबार जो है वो बढ़ेगा। कारोबार भी कम होगा, गवर्नमेंट के ख़जाने को भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए टैक्स की रेशो को जो है ना ये हुकूमत को मेंटेन करना चाहिए। कम से कम टैक्स हो, बिज़नेस ज़्यादा हो। जितना बिज़नेस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर सकेगी हुकूमत पाकिस्तान। तो जब बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से पिछले 2 सालों में बिल्कुल रजिस्ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डाउन है, डेड है। और उसके अलावा बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं उनके अंदर काम बहुत ज़्यादा मुतासर है। डेवलपर्स के साथ हुकूमत का रवैया जो है वो ठीक नहीं है। डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा जो मुतलका महकमे हैं उनकी तरफ से ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत ज़्यादा टफ शेड्यूल हैं जिनकी वजह से अप्रूवल्स में जो है मुश्किलात पेश आती हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉपर्टी जो है वो मुतासर हो रही है। और हुकूमत को चाहिए ये रियल स्टेट सेक्टर जो है ये एक रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की। इसके बगैर ना तो मुल्क चल सकता है ना ही जो है मुल्क तरक्की कर सकता है। इसलिए रियल स्टेट सेक्टर को साथ लेकर चलना चाहिए और वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। जितने भी रूल रेगुलेशन है वो इंतहाई आसान हो और इनको जल्द से जल्द जो है वो फुलफिल करके अप्रूवलें देनी चाहिए तमाम सोसाइटीज़ को। जितनी भी काली बेड़े हैं FDA के अंदर और बाकी इदारों के अंदर जो रुकावटें डालती हैं कि हुकूमत को टैक्स जमा नहीं करने देती, लोगों को ब्लैकमेल करती हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले उनको लगाम डालें और ताकि कोई डेवलपर भी जो है
वो गलत तरीके से बगैर अप्रूवल के काम ना करे और इंतहाई आसान उसका जो है ना वो तरीक़ाकार हो और जो उसकी फ़ीसेज़ हैं वो भी इंतहाई आसान हो और जितनी फ़ीसेज़ हैं वो हुकूमत के ख़जाने में जाएँ, ना कि जो अफसरान हैं हुकूमती महकमों के वो उसमें लूट मार करके जो है ना इस इंडस्ट्री को मज़ीद जो है नुकसान पहुँचाएँ। जैसे कि आपने अभी बात की कि डेवलपर्स के जो मसाइल हैं उसके हवाले से, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कौन से मसाइल, ऐसी कौन सी मुश्किलात हैं जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ी हैं डेवलपर्स को? उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फिर उस हवाले से आप पॉइंट करेंगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਐਫਡੀਏ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਕਨਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਸਿਬ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਨਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਏਕੜ ਦਾ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ। ਮੁਨਾਸਿਬ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤਰਾਦ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ठीक है, मुझे सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? डेवलपर्स के जो मसाइल्स की आप बात कर रहे थे कि बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो कौन सी ऐसे हुकूमती इक़दाम हैं जो आप समझते होने चाहिए? उसमें एक चीज़ तो ये है कि जो मास्टर प्लान है फैसलाबाद का, उसको गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना चाहिए। बहुत दफ़ा ये होता है कि जो एफडीए मुलाजमीन हैं वो जो ब्राउन एरिया होता है उसको ग्रीन डिक्लेयर कर देते हैं, उसको जहाँ पे सोसाइटीज़ बन सकती हैं उसको ब्राउन नहीं डिक्लेयर करते, और फिर जो ग्रीन एरियाज़ होता है जहाँ पे सोसाइटीज़ का तस्वर नहीं होता, वहाँ पे जो बड़े माफियाज़ हैं, बड़े बिल्डर्स हैं, वो फिर दे ले के उसको जो है ना वो ब्राउन डिक्लेयर कर लेते हैं। तो जो छोटा डेवलपर है वो पिसके रह जाता है, उसको फिर मौका नहीं मिलता, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्री को नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो एफडीए को चाहिए कि जो मास्टर प्लान है उसको बिल्कुल क्लियर वाज़ह करें कि ये मास्टर प्लान है, ये ब्राउन एरिया है, ये ग्रीन एरिया है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। तो उसके अंदर फिर किसी को वायलेशन करने की इजाज़त ना दी जाए कि आपने इस अपने अपने एरियाज़ के अंदर सोसाइटीज़ बनानी है, ब्राउन एरियाज़ में जो है वो सोसाइटीज़ बनानी है। तो जब चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी फिर उसमें जो रिश्वत का एक बाज़ार गर्म है, जो 2 नंबरी है, जो एक माफिया है, वो भी कम हो जाएगा और उसके साथ साथ जो है फिर इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, सोसाइटीज़ भी बनेगी, अच्छे से अच्छी सोसाइटीज़ भी आएंगी और उस वजह से जो है ना कारोबार तरक्की करेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि किसी भी माशरे में जो है वो अगर कारोबारी सेक्टर बहुत अच्छा है तो वो एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन होती है। थोड़ा सा अगर फैसलाबाद की सब्जी मंडी के हवाले से बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो उनको मैसर हैं? पूरे पाकिस्तान लेवल पे अगर हम बात करें तो मंडियों का जो एक कंसेप्ट है, मतलब यहाँ पे अरबों का कारोबार होता है लेकिन वो बिल्कुल रोड के ऊपर कारोबार करते हैं, मट्टी के ऊपर कारोबार करते हैं। बारिश आती है तो लोगों का करोड़ों रुपए का माल जो है वो सब्जी फ्रूट डूब जाता है, सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, खस्ता हाल मंडियाँ हैं। तो इस हवाले से जो है ना हुकूमत की तरजीह में कभी भी नहीं रही है कि मंडियों को जो है ना वो साफ़ सुथरा बनाया जाए, बेहतरीन डेवलपमेंट की जाए, उनका सीवरेज सिस्टम को जो है ना वो बेहतरीन किया जाए। पूरे पाकिस्तान में मंडियों के अंदर जितने भी आड़ती हैं वो इंतहाई खस्ता हाली में कारोबार कर रहे हैं और वो करोड़ों का कारोबार होता है हर रोज़ यहाँ पे हर मंडी के अंदर। लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से किसी मंडी के अंदर कोई सहूलियात नहीं है, कोई उसमें आड़तियों को जो है ना वो फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो इस हवाले से हम ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है तो मंडियाँ फिर प्राइवेट बननी चाहिए, हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरह प्राइवेट मंडियाँ होंगी, उसमें अच्छी सहूलियात होंगी, अच्छा सीवरेज सिस्टम होगा, कारपेट रोड्स होंगे, सिक्योरिटी का बेहतरीन निज़ाम होगा, चारदीवारी होगी और आड़तियों को जो है ना वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में जो है ना वो कारोबार करने का मौका मिलेगा। जितने भी उनके मसाइल होंगे वो प्राइवेट मंडियों में हल हो सकते हैं, सरकारी लेवल पे उनके मसाइल हल नहीं हो सकते। 75 साल का अरसा हमने बहुत इंतज़ार किया है लेकिन सरकार बिल्कुल मंडियों को सहूलियात देने में नाकाम है। हाजी मीन साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो मुदस्सिर बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैडम जी, भाई मुदस्सिर साहब ने गल सही कही है। जिवें कि साडा पाकिस्तान 2 चीज़ों से चल रहा है, एक रीयल एस्टेट ते एक ज़राअत ते। ठीक है, मंडियां दे विच अगर जो सफाई सुथराई का ख्याल होएगा, सिक्योरिटी का सिस्टम होएगा, सारे मामलात अच्छे होंगे तो रेट अच्छे मिलणगे जिमीदारां नूं, ते ज़राअत का सिस्टम साडा ठीक होएगा। तो अगर जो मंडियां बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छी गल आ, बल्कि असीं एक मंडी बना भी रहे हैं, शायद तुहाडे इलम चाहिए नहीं, असीं इंशाअल्लाह ताला उन्होंने अच्छे लैवल की बना रहे हैं, उत्थे शैड बना रहे हैं, सीवरेज का सिस्टम दे रहे हैं, बाउंड्री कैमरे, मेन गेट, यानी कि हर चीज़ का हर लिहाज नाल उहदा ख्याल रखा गया कि दोस्तों को उत्थे फायदा हो। ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू होंदा, खास कर जिहड़ा कैरेज पैंदा उहनूं मद्देनज़र रखा गया
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪਟੀ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਈਪਾਸ ਆ, ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ फैसलाबाद में तो सप्लाई जाएगी। सही है। अगर फैसलाबाद के हवाले से गुलामबाद की सब्ज़ी मंडी की बात की जाए तो जो महक सब्ज़ी फ्रूट गला मंडी है, क्या उसको मर्ज किया जा रहा है? इस तरह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਆ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਹਿਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि चलो फैसलाबाद की अवाम को गिफ्ट किया जाए। ठीक ठीक। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो इक़दाम किया जा रहा है इसका कितना फ़ायदा होगा शहरियों को, और स्पेशली जो मंडियों में बैठे हुए लोग हैं उनके उनके लिए कितना सूदमंद साबित होगी? उसमें जितनी भी फैसलाबाद की मंडी, सदार मंडी है, फिर ये गुलामबाद मंडी है, इनकी लोकेशन जो है ना वो सूट नहीं करती लोगों को। बहुत कंजेस्टेड है। गुलामबाद की मंडी बहुत कंजेस्टेड एरिया में है, शहर के अंदर है और गैर कानूनी है। मतलब शहर के अंदर जो है वो ना तो गाड़ियों की, बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त हो सकती है, जिससे पूरी आबादी जो है वो डिस्टर्ब है सराउंडिंग के। उन्होंने बार बार शिकायत की है गवर्नमेंट को कि ये मंडी ख़त्म की जाए, इसको शहर से निकाला जाए, हम जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो फिर वहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है, बिल्कुल जो है ना वो कचरा मंडी जो है वो बनी हुई है। तो हम एक शाहकार मंडी बना रहे हैं और बना के एक मॉडल, ये पहली मंडी पाकिस्तान की होगी। हमारे पास 50 एकड़ जो है वो लैंड है, इसको एक शाहकार मॉडल बनाएंगे, बेहतरीन सीवरेज सिस्टम देंगे, हम कारपेट रोड्स देंगे, चार दीवारी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, खूबसूरत शेड जो है ना वो देंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे जितने भी आड़ती हजरात हैं वो बैठ के साफ़ सुथरे वे में अपना कारोबार कर सकते हैं। हर तरह का हम तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे उनको। और उसके बाद जो है ना हम गवर्नमेंट को भी कहेंगे कि या तो इस लेवल की मंडियाँ बनाएं, पूरे पाकिस्तान के लोगों को, आड़तियों की एक डिमांड है कि हमें साफ़ सुथरी मंडियाँ दें, या फिर हम जो है कोशिश करेंगे कि जो है ना मंडियों को मैक्सिमम प्राइवेटाइज़ करें, मशवरा देंगे लोगों को, ताकि आड़तियों के जितने भी मसाइल हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जो है ना वो सॉल्व हों। और वहाँ पे कारोबार जो है, जब सहूलियत ज़्यादा होंगी, कारोबार पहले से ज़्यादा बढ़ेगा, किसान ज़्यादा खुशहाल होंगे, आड़ती ज़्यादा खुशहाल होंगे, उससे मुल्की ख़जाने को भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सारी बात है कि जिस तरह से जितना फ़ायदा होगा, और सनती सेक्टर हो या चाहे ज़राअत की बात हम कर लें या जैसे आप रियल स्टेट की बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार भी पैदा होता है। तो अगर इसी हवाले से, क्योंकि महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, महंगाई के हवाले से अगर बात करें तो कितना रियल स्टेट इंडस्ट्री को इसने इफ़ेक्ट किया है? महंगाई लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा सुकड़ के रह गई है। लोगों को अपने घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। पिछले दिनों जो बिजली के बिलों ने लोगों को परेशान किया है, लोग सुसाइड करने की तरफ जो है ना वो जा रहे हैं और बहुत से ज़्यादा परेशान हैं। घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं कि घर का चूल्हा ठंडा पड़ रहा है। तो इस वजह से लोगों को अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं। जो रियल स्टेट सेक्टर है, जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लोग करते थे कि जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होती थी, वो रियल स्टेट में करते थे कि इसमें जो है ना वो हमें 1 साल 2 साल के बाद प्रॉफिट होगा। तो अब लोगों को अपना चूल्हा जलाना ही मुश्किल हो गया है। इस वजह से लोग बिल्कुल, बाइंग पावर लोगों की कम हो गई है। प्रॉपर्टी की लेन देन जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो है। पिछले 2 साल में ना तो रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी की जो है ना कोई लेन देन हो रहा है और ना सोसाइटीज़ के अंदर लेन देन हो रहा है, बल्कि पिछले 2 साल में हर सोसाइटीज़ में तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए फ़ी मरला रेट कम हुआ है बढ़ने की बजाय। ठीक है, ये तारीख में पहली बार हुआ है, वरना रियल स्टेट में कभी किसी को लॉस नहीं हुआ, हमेशा रेट अप जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से, लोगों की बाइंग पावर कम होने की वजह से जो है ना रियल स्टेट सेक्टर जो है ना वो दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है। इसी हवाले से मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि जिस तरह महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों को बेरोज़गारी का भी बहुत सामना, और प्रॉपर्टी तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें लोग स्पेशली इन्वेस्ट करते थे अपने बुरे वक्त के लिए कि अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम एटलीस्ट उनके पास प्रॉपर्टी हो तो वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो महंगाई ने जो है वो कमर तोड़ रखी है, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਘੱਟ ਆਉਣ, ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਦਿਨੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਬਚੇ, ਸਿਰਫ 5000 ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਦੋਂ 5000 ਰੁਪਈਆ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ
तो ज़ाहिर है आड़ती चीज़ सस्ती देगा, किराया घट पेगा, रेट आटोमैटिक घट हो जाएगा। टैक्स का भी सेम यही सिस्टम है, अगर जो टैक्स का निज़ाम बेहतर होंदा, साडे मुल्क 'च पैसे होणगे, खजाना भरिया होएगा तो महंगाई आटोमैटिक डाउन हो जाएगी। अगर जे खजाने 'च पैसे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट टैक्स लाई जाएगी, अगे वसूली नहीं होएगी, तो फिर हालात खराब तो खराब हो रहे हैं, जिस तरह का मौजूदा पोजीशन तुहाडे सामने है, हर बंदा परेशान है। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि महंगाई की वजह से सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं। हर बल्कि हर बंदा, चाहे वो आम शहरी किसी जगह पे वो दिहाड़ीदार मजदूर है या तनख्वाह पे काम कर रहा है, और इसका रियल स्टेट की जो है वो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो कितना, अगर थोड़ा सा आप अगर उसका फिगर के हिसाब से बता सके, तो कितनी परसेंटेज है कि प्रॉपर्टी रेट्स पे कितना इसका असर पड़ा है? तकरीबन 50% में कम जो वो तो तकरीबन 75% कम नहीं है, 25% है वह, जबकि 100% होना चाहिए। वो वजह कि बंदे को जो कुछ भी हो, सब तो वड्डा सरमाया या सब तो वड्डा आसरा प्रॉपर्टी है। जे प्रॉपर्टी के भी कोई पोजीशन नहीं होगी तो होर तो कोई शहर महफूज ही नहीं है। अगर जो तुम जेवर रख लो तो मुल्क के हालात सही नहीं है, पैसे थोड़े कोल ने उन्होंने तुम नहीं रख सकते। एक वाहद प्रॉपर्टी है जी तुम लैके रख सकते हो, कल तुहानू जरूरत आ 2 रुपये महंगी सस्ती करके बंदा सेल कर लेंदा। अगर जे हालात होंगे लोगों को खरीदने की गुंजाइश नहीं होएगी, टैक्स ज़्यादा होंगे, कोई बंदा नहीं खरीदेगा, तो फिर तो अल्लाह की सपुर्दी है। आप मुदस्सिर इस हवाले से क्या कहेंगे कि कितना इफेक्ट आया है इसमें? मैंने पहले ही बताया कि तकरीबन कोई 1 से 2 लाख रुपए हर सोसाइटी में मिनिमम रेट जो है ना वो कम हुआ है, डाउन हुआ है। और कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है, जिनमें बहुत अच्छी ट्रेड होती थी, लोग घर बनाते थे। अब ना तो कोई मटेरियल कास्ट बढ़ने की वजह से ना तो कोई घर बना रहा है, और ना महंगाई होने की वजह से ना तो कोई प्लाट खरीद के उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है ना, लोग अपना चूल्हा जला रहे हैं। अब जिसके पास को थोड़ी बहुत रास इन्वेस्टमेंट पड़ी है उसने बचा के रखी हुई है कि महंगाई का। हम बात को आगे गुफ्तगू को बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट के हवाले से कि किस तरह की बढ़ती हुई महंगाई में और आज के दौर में जो है वो डेवलपर्स को किस तरह की मुश्किलात का सामना है। हम थोड़ा सा बायर्स पे भी आएंगे कि उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है। मुदस्सिर आपसे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि प्रॉपर्टी के रेट्स किस तरह से गिर गए हैं, लेकिन अगर एट द सेम टाइम हम देखें तो जो बायर्स हैं जो प्रॉपर्टी को ले रहे हैं उनके लिहाज से जो है ना वो बढ़ती हुई महंगाई में रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उनके लिए रेट्स बढ़े हैं। आपकी, क्योंकि वो जारी बात है कि प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा है, तो इस सारे मरहले में आप क्या कहेंगे? इसमें कुछ सोसाइटी जो है वो अपनी सोसाइटी में सट्टेबाजी करवाती हैं, जिस वजह से रेट जो है ना वो मसनवी तौर पे, गैर ज़रूरी तौर पे जो है ना वो ऊपर जाते हैं, जिस वजह से जो प्रॉपर्टी है वो एंड यूज़र के हाथ से जो है ना वो निकल जाती है, उसकी रेंज से बाहर हो जाती है। इस वजह से भी ये इफेक्ट है कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, जिसको हम स्ट्रॉन्गली कंडम करते हैं कि सोसाइटी में सट्टेबाजी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, रियल रेट्स होने चाहिए। और दूसरा, जो एंड यूज़र्स हैं ये बहुत सहमे होते हैं, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जब तमाम सोसाइटीज़ की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, जब उसकी अप्रूवल्स आ जाती हैं, बिजली लग जाती है, तब जाके ये प्लाट्स जो है ना वो ख़रीदते हैं। जबकि इसका जिसने घर बनाना है तरीकाकार ये होता है कि जब सोसाइटी लॉन्च होती है तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है ना वो प्लाट मिल रहे होते हैं, तो एंड यूज़र को चाहिए कि तब जो है ना वो प्लाट ले लें, उनको सस्ते रेट्स में ना प्लाट मिल जाएंगे। 1 साल 2 साल में वहाँ पे ट्रेड होती है, सट्टेबाजी होती है, रेट ऊपर से ऊपर जो है ना वो चला जाता है, जिसके वजह से एंड यूज़र जो है ना वो पिसके रह जाता है। फिर बाद में जब सारी सहूलियात मिलती हैं उस सोसाइटी में तो फिर उसमें उनको लिए बाय करना प्लाट बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बात मैं और करूँगा, फैसलाबाद में पिछले 1 साल से जो डेवलपर्स हैं ये बड़ी तादाद में एक फ्रॉड कर रहे हैं, जिनके पास लोगों के पास लैंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोसाइटीज़ जो है ना वो उसको लॉन्च कर रहे हैं, उसमें पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों का एक जो एतमाद है वो भी उठता जा रहा है डेवलपर्स के जो है इस रवैये की वजह से। तो इसलिए मैं डेवलपर्स को भी स्ट्रांगली कंडम करूँगा कि अपनी चीज़ों को क्लियर करके जो है ना वो लॉन्च करें सोसाइटी को, ताकि जो लोग बाय करने वाले हैं उनको मुश्किलात का सामना ना हो, उनका प्रॉपर्टी के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर एतमाद जो है ना वो कायम रहे। इन्वेस्टर्स का और एंड यूज़र का अगर एतमाद बहाल होगा फिर ही जो है ना इसकी में बेहतरी आएगी, फिर ही रेट्स भी ऊपर जाएंगे, फिर ही जो है ना गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू इकट्ठा करने में जो है ना वो आसानी होगी। इसलिए मैं डेवलपर से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे तरीके के साथ जो है ना वो काम करें, ताकि इन्वेस्टर्स का एतमाद जो है बहाल हो सके।
बिल्कुल सही। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, जिस तरह से मुदस्सर ने ऐड किया कि बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो वो फेक प्रॉपर्टी वगैरह के सिस्टम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट को जो है वो बायर के ट्रस्ट को इफेक्ट करता है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਦਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਰਕਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਮਿਲ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਾਡੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਡਬਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੀਨੀ ਆਟਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ डाउन हो गई। ਉਹਦੀ रीज़न यही है, एक प्रॉपर्टी। ठीक। मुदस्सर, जैसे स्कैम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो जब आम शहरी जो है वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इन्वेस्ट करता है, तो वो किस तरह से उसको पता चलेगा कि ये जिस जगह पे, जिस प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट कर रहा है, ये स्कैम है, फेक है, रियल है? किस तरह से वो इन सब चीज़ों को जो है ना वो एलेबोरेट कर सकता है? इसमें यह है कि जब तक कोई भी सोसाइटी लैंड लेके अपना पोजेशन कब्जा शो नहीं करवाती, उस लैंड को ब्राउन नहीं करती, उसके ऊपर मशीनरी नहीं चलाती, तो तब तक इन्वेस्टर्स को यकीन नहीं करना चाहिए कि ये इनके पास लैंड है। ठीक है, जब वो अपनी पूरी लैंड शो करवा दे, अपना कब्जा शो करवा दे, तो तब इन्वेस्टर्स को जो है ना वो यकीन करना चाहिए। उसके बाद फिर बहुत सारे लीगली तौर पे मामला होते हैं जो स्टेप बाई स्टेप जो है ना वो चलते हैं, वो फेज़ बाई फेज़ चलते हैं, वो यकमुश्त जो है या फौरी पूरे नहीं हो सकते, उसकी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले ये है कि लैंड की जो पोजेशन है वो डेवलपर्स को देनी चाहिए कि ये इतनी लैंड है हमारे पास है, उसके ऊपर मशीनरी चलानी चाहिए। तो अगर तो कोई डेवलपर इस तरीके से अपनी लैंड को शो करवाता है तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स को चाहिए, एंड यूज़र को चाहिए प्लाट बाय करें। और अगर कोई भी डेवलपर जो है वो अपना कब्जा शो नहीं करवाता तो वहाँ से जो है ना वो इन्वेस्टर्स को, क्योंकि लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती है कि वो इन सब चीज़ों को, इस सारे सिस्टम को समझ सकें। जैसे आपने अभी बात की है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो वो उसके हवाले से आप ज़रा बताइएगा कि कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं या कौन सी ऐसा तरीक़ेकार है कि जिसको मेन बेसिक चीज़ें कौन सी हैं जो बायर को अपने माइंड में रखना चाहिए कहीं पर भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले? उसमें ये एक तो पोजेशन है, दूसरा लीगल इसकी के एफटीए के अंदर फाइल सबमिट होनी चाहिए। ठीक है, डेवलपर्स की। ठीक है, अप्रूवल का प्रोसेस तो चलने लेट है, उसको टाइम लगता है, 1 साल 2 साल का टाइम लग जाता है मिनिमम, जल्दी नहीं मिलती है। तो उसमें उसकी फ़ाइल जो है वो सबमिट होनी चाहिए। लोगों को फौरी डेवलपर को स्टार्ट करनी चाहिए और टाइम देना चाहिए, कम 6 माह में, 8 माह में, 1 साल में पोजेशन जो है वो देंगे ताकि लोग उसमें घर बना सकें। अब जो लोग रेंट पे रह रहे हैं या लोग कमेटी डालते हैं, उनकी कोशिश तो यही है कि हम प्लाट ले लें, हमें 6-8 माह बाद, 1 साल बाद हमें कब्जा मिल जाए। हमने जो रेंट पे करना है वो हम अपना घर बना के अपना इंस्टॉलमेंट दें और घर बनाना शुरू कर दें। अपने घर के अंदर जो है ना वो 3 साल में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, जल्द से जल्द वहाँ पे शिफ्ट होकर हमारी रेंट से जान छूट जाए। अगर सोसाइटी जो है वो डेवलपमेंट ही शुरू नहीं करती हैं तो कब्जा ही नहीं देती हैं फौरी, तो फिर जो है वो अदम एतमाद का फैक्टर होता है। इस हवाले से हमने महक सब्ज़ी मंडी में सबसे पहले जो हमने काम किया था कि हमने 1/4 लेके 25% डाउन पेमेंट पे हमने फौरी कब्जा दिया लोगों को और लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हैं। आज वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार जो है वो चल रहा है, शुरू हो रहा है और लोगों को जितनी भी दुकानें बन रही हैं या बन चुकी हैं उनका किराया आना शुरू हो गया है लोगों को। ठीक है, बिल्कुल सेफ एंड साउंड तरीके से हमने काम किया है, लोगों का पैसे की बड़ी हिफाजत की है, सिक्योर तरीके से उनको जो है ना वो रखा है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अब जिन्होंने भी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट की है वो अब अच्छी खासे प्रॉफिट के साथ जो है ना वो सेल आउट भी कर रहे हैं और अपना किराया जो है ना वो भी अर्न कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स को और एंड यूज़र को चाहिए कि ऐसे डेवलपर्स को ढूंढें जो फौरी कब्जा दें। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर मेहनत करें, उनके पास लैंड हो ताकि उनका जो है ना प्रॉपर्टी जो है उन्होंने बाई की है वो प्रॉफिटेबल भी रहे और उनको जल्दी उसके रेंट भी आना शुरू हो जाए। अगर वो घर बनाएं तो उसमें जल्दी से जल्दी शिफ्ट होकर रेंट से अपनी किराए से जान छुड़ा सकें।
बिल्कुल सही, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं सोसाइटी में बात करते हैं कि एक अगर कोई बंदा गलत करता है ना, तो एक बंदे के साथ फ्रॉड होता है तो वो अपने इर्द गिर्द जितने भी जानने वाले लोग होते हैं उनमें यही कहता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, और लोग फिर डर जाते हैं इस हवाले से। प्रॉपर्टी के हवाले से जितने भी ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। आपने जो भी पॉइंट हाईलाइट किए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक वो उसको कहते हैं कि अवेयरनेस है जो लोगों को होनी चाहिए। तो हम मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बात कर रहे हैं मार्केट के हवाले से कि किस तरह प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं और इन्वेस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है, लेकिन ऑन द सेम सिचुएशन जो है वो डेवलपर्स के लिए जो है वो खसारे का माहौल है, बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने बात कर रहे थे सब्ज़ी मंडी के हवाले से, तो महक फ्रूट सब्ज़ी और गल्ला मंडी में कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो दी जा रही हैं, उस हवाले से मैं आपसे पूछूं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਬਾਉਂਡਰੀ, ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ, ਸੜਕ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆੜਤੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਤਰਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸ਼ੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਟਮ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਗੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜੀਏ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਚੂਨ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ। ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆੜਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ठीक है, तो मुदस्सिर इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कितने अच्छे और खुशाइन तरीके से जो है वो सारा निज़ाम चल रहा है और किस तरह से इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप प्लान कर रहे हैं? इसमें यह है कि एक तो हम एक शाहकार मंडी इसको बनाएंगे प्राइवेट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, जिसमें सीवरेज का निज़ाम इतना हमने अच्छा डिज़ाइन किया है, अगर 8 घंटे की भी बारिश होगी तो एक पानी का कतरा भी मंडी के अंदर खड़ा नहीं होगा, किसी आड़ती का जो है ना वो नुकसान नहीं होगा, माल ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने सीवरेज के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। फिर रोड्स को हमने मुकम्मल कारपेट किया है, ठीक है, उसका लेवल बहुत अच्छा रखा है, तमाम के तमाम रोड्स कारपेट हैं। फिर हमारी दुकानों के जो है ना वो डबल रोड हैं, 2 रोड लगते हैं, फ्रंट के ऊपर भी रोड है, बैक के ऊपर भी रोड लगता है, ठीक है। इसकी बहुत खूबसूरत हमने मैप इसका डिज़ाइन किया है। तो इसके साथ साथ फिर हम जो है वो इसका सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत जो है वो बेहतर होगा। वहाँ पे बैंक्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं, बैंकों के साथ हमारे MOU साइन हो चुके हैं, वहाँ पे बैंक्स होंगे, जितने भी आड़तियों का लेन देन है वो वहाँ पे बैंक के ज़रिए होगा। तो इसमें जितनी भी सहूलियात दे सकते हैं हम प्राइवेट सेक्टर में, वो अपने तमाम आड़ती भाइयों को, किसानों को देंगे ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और हमारी तरफ दे के गवर्नमेंट मुल्क भर की तमाम मंडियों को जो है ना वो अपडेट करे। और ये आड़ती हजरात का और किसानों का हक है कि वो एक साफ़ सुथरी जगह पे जो है ना वो कारोबार करे, मंडियाँ जो है वो एक खूबसूरत मंजर पेश करें, ना कि वो कचरा मंडी हो, वहाँ पे इंतहा से ज़्यादा गंदगी हो, कोई गंद उठाने वाला ना हो। जब लाहौर की बादामी बाग सब्ज़ी मंडी सबसे बड़ी मंडी है, अब यकीन करें एक घंटे की बारिश जब वहाँ पे भी हो जाए तो 4-4, 5-5 फुट पानी वहाँ पे खड़ा हो जाता है, जितना भी माल होता है सबका डूब जाता है। और उसके बाद फिर जो है ना वही गला सड़ा माल, सब्ज़ी फ्रूट जो है ना वो बेचते हैं, उसी गंदे पानी से जो है ना मार्केट में आता है, जिस वजह से जो है ना वायरसेस मुंतकिल होते हैं, इंसानी सेहत ख़राब होती है और बीमारियाँ जो है ना वो बढ़ती हैं। और ख़रीदार को भी बड़ा मसला होता है जब वो विज़िट करता है, मंडी आता है, तो उसको बड़ी सारी मुश्किलात का है सामना करना पड़ता है। और इस सारे में जो है सेलर है और जो ख़रीदार है उन दोनों की भी आपस में, क्योंकि जारी बात है एक बंदा सताया हुआ बहुत सारी मुश्किलात में बैठा है, उसका वैसे ही जो है वो मेंटल लेवल जो है वो उस टाइम पे उसका पारा हाई हुआ होता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये मुश्किल की बात है। जी, जब बारिश होती है पाकिस्तान की बेशुमार मंडियाँ ऐसी हैं, यहाँ पे 2 दिन तो गाड़ियाँ जा ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा जो है ना पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना, मंडी बंद हो जाती है, 2 दिन कारोबार ही नहीं होता। फिर ना कोई ख़रीदार वहाँ पे पहुँच पाता है, ना कोई माल लेके पहुँच पाता है, जो इनका माल पड़ा होता है वो ख़राब होता है, ठीक है। वो फिर उसको औने पौने भाव सेल करते हैं, फ़रोख्त करते हैं कि हमारा माल जो है ना वो ख़राब होने से बच जाए। लेकिन वो गंदे पानी का माल जब फ़रोख्त होकर हमारे घरों में आता है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा जरासीम जो है ना, वायरस जो है ना वो शामिल हो चुके होते हैं, जो हमारी सेहत को जो ख़राब करते हैं। इस हवाले से बार बार हमने
गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाई है कि मंडियों को अपडेट किया जाए, लेकिन हुकूमत के पास ना तो इतना टाइम है मंडियों को देने के लिए, ना उनकी तरजीह में है, ना कभी ये मौजूद डिस्कस हुआ है किसी पार्लियामेंट में, किसी फोरम पे। इसलिए ये मंडियाँ बिल्कुल लावारस हैं। आड़ती जितने भी हैं वो काम कर रहे हैं, लावारसों की तरह हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी कि उन्होंने काम करना है, अपने घर का चूल्हा चलाना है। तो हमारी सब्जी मंडी में इंशाल्लाह हम तमाम सहूलियात देंगे, एक अच्छे तरीके से जितने भी आड़ती हैं वो कारोबार करेंगे, ताकि एक ये मंडी जो हमारी महक सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, गला मंडी एक मसाली मंडी हो, जिसको मुल्क भर के आड़ती भी पसंद करें और हुकूमत भी जो है ना वो इसको पसंद करके तमाम मंडियों को अपडेट करें। क्योंकि अगर मंडी में चीज़ों के भाव की बात की जाए, रेट्स की भी बात की जाए, तो बहुत इनसाइड भी ऐसे बड़े सारे मसले मसाइल होते हैं जो कि वहाँ पे सेल करने वालों को पेश आते हैं। तो उस हवाले से आपने कौन सी स्ट्रेटजी या कौन से इकदाम किए हैं ताकि मंडी में जो है वो मुनासिब कीमत पे अच्छी और जो है फ्रेश चीज़ें जो है वो लोगों तक मैसर हों? हाँ जी, वो मैडम जी कि मिसाल के तौर पर आड़ती आ उन्हें आज चीज़ लिया, अगर जो खुदा ना खासा वो चीज़ खराब हो जाती, उन्हें नुकसान हो गया, कल में जी चीज़ लैके आएगा उन्हें अज वाला नुकसान कल तो पाना। 50 वाली चीज़ उन्होंने 100 च पैगी, 110 रुपए की सेल करेगा। अगर जो वो पहली 50 वाली खराब ना हो तो अज भी 50 रुपये रेट आ, कल भी 50 रुपये रेट आ। एक तो ये बड़ा मसला होंगे, यानी कि आड़ती का माल खराब ना हो तो वह रेट घट बढ़ता वा, महंगाई घट होंगी। अगर जो खराब हो जाए तो नुकसान पूरा करने वास्ते रेट डबल टू ट्रिपल हो जाते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट का जिस तरह कि तुहानूं दस्सिया कि साडी मंडी दे विच कैरेज घट पैगा, आड़तीआं नूं ना किराया घट पैगा, जो किराया घट पैगा ऑटोमैटिक रेट सस्ता होएगा। मैं यही बात ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆੜਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਪਵੇ, कस्टमर ਨੂੰ चीज़ सस्ती मिले। यही मैं इसी हवाले से कहना चाह रही हूँ, क्योंकि एक ही मंडी में बैठे हुए अगर एक बंदे को नुकसान हो गया, वो अपने नुकसान को पूरा करने के लिए नेक्स्ट डे जो है वो चीज़ का भाव बढ़ा देगा। तो ये आपको नहीं लगता कि ये जो खरीदार है उसके लिए भी बड़ी अनफेयर हो जाता है कि एक मंडी में बैठा हुआ एक बंदा जो है वो 50 की चीज़ बेच रहा है, एट द सेम टाइम दूसरा बंदा 100 की चीज़ बेचता है। तो इन्हीं सारे छोटे छोटे मसाइल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपने बड़े अच्छे से फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। तो ये जो इनसाइड मसाइल हैं उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह इनको कंट्रोल करेंगे आप? इसमें जो है ना हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह ये है कि ये मंडी फैसलाबाद की सबसे सस्ती मंडी हो, ठीक है, और इसमें जितने भी लोग ख़रीदारी करें वो सस्ते भाव में ख़रीदें। इसके लिए हमने जो लायामल तैयार किया है, बहुत पाकिस्तान एक रिच कंट्री है एग्रीकल्चर के वाले से, तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक फसल जो है ना बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको व्यापारी जो है वो बिल्कुल सस्ते दामों ख़रीद के आगे मंडियों में जो है ना वो महंगे दामों फ़रोख्त करता है। हम किसानों को ये शौर दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट हमारी मंडी के अंदर माल लेकर आएँ और यहाँ पे जो है ना वो आपको अच्छे रेट में, आपके इलाके की निस्बत आपको यहाँ पे अच्छा रेट मिलेगा, और जो व्यापारी यहाँ पे उनसे ख़रीद के लाते हैं वो बहुत महंगे दामों बेचते हैं, ठीक है। वो हमारे एंड यूज़र के लिए बहुत सस्ता होगा, लेकिन किसान को जो है ना वो अच्छा रेट मिल जाएगा। हम किसानों के साथ जो है ना वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मंडियों में जो है ना वो लेके आएँ। अब ये जो भिंडी है बहुत से इलाकों में बहुत सस्ती मिलती है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन फैसलाबाद में इसका रेट बहुत हाई है। तो हम इसमें जिन इलाकों में भिंडी होती है उनको टारगेट किया है कि आप यहाँ पे लेके आएँ, आपको रेट जो है ना वो आपके इलाके की निस्बत बेहतर मिलेगा। और जो फैसलाबाद में रेट है वो जाहिर बात है सदार में, गुलामाबाद में बहुत ज़्यादा उसका रेट हाई है। हम कम रेट में बेचेंगे ताकि जितने भी लोग ख़रीदार हैं वो जब रेडी वाला, ठेले वाला सस्ती सब्ज़ी ख़रीदेगा, आगे सस्ते दामों बेचेगा, ठीक है, एंड यूज़र को भी जो है ना वो जो महंगाई की सताई आवाम है वो उनको भी आसानी होगी, उनको भी खुशहाली आएगी उनके लिए भी। तो इसको हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये मंडी फैसलाबाद की सबसे सस्ती मंडी हो, यहाँ पे किसान डायरेक्ट माल लेके आएँ, डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना हम अपने माल को फ़रोख्त करें और सस्ता माल जो है वो एंड यूज़र तक जाए, ताकि महंगाई को जो है ना वो कंट्रोल किया जाए। हम अपने तक जो है ना ये भी कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को भी जो है वो मियारी चीज़ें भी मिलें, और जो बेचने के लिए दूसरे शहर से यहाँ पे आ रहा है या पास पास के इलाकों से आ रहा है तो उनको भी उसमें प्रॉफिट हो। थोड़ा सा मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो मार्केट कौन सी महक सब्जी मंडी में कौन से प्राइस ऐसे है जो सर अंजाम देगी मार्केट की? थोड़ा सा अगर रियल स्टेट के हवाले से आपका मतलब ताल्लुक़ है और मार्केट की अगर थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन देखी जाए सब्जी मंडी के हवाले से, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मार्केट में इसमें जो मार्केट
कमेटी के हवाले से आप मेरे ख्याल बात कर रही हैं, तो उसमें एक तो हमारी अपनी इंटरनल कमेटी होगी, जितने भी मार्केट के मसाइल्स हैं इंटरनल सब्जी मंडी के, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आड़तियों को, किसानों के, ठीक है, किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, किसी का पैसों का लेन देन का मामला जो है ना वो ख़राब ना हो, किसी का माल जो है वो ख़राब ना हो। तो उसमें जितनी भी हम सहूलियात कह रहे हैं आड़ती हजरात को देने के लिए, किसानों को, उसको जो है ना वो फुलफिल करने के लिए कि ये हम पूरी कर रहे हैं, उसके चेक एंड बैलेंस के लिए एक हमारी अपनी कमेटी होगी, और उसके साथ फिर मार्केट कमेटी, इसको फैसलाबाद की मार्केट कमेटी वो चेक एंड बैलेंस करेगी, ठीक है। उसके अंडर जो है ना वो सारा कारोबार होगा, बिजनेस होगा। मार्केट कमेटी जो है ना उसको भी लुक आफ्टर करेगी, और अगर कोई आड़तिया महंगे दामों या हुकूमती रेट निरख से ज़्यादा बेचेगा, उसके फिर चालान होगा, उसको फाइन जो है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक इस सारे प्रोजेक्ट के लिए। आप जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। और प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।